इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 जलवायु भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से कार्य हैं, वो किस वजह से होता है। जिसमें पहला का टॉपिक है अक्षांश। अक्षांश में हम देखेंगे कर्कवृत्ता। कर्कवृत्ता क्या, ये आपको एक तरह से एक समझे तो बॉर्डर हो जाएगा। तो कर्क रेखा देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, जिसको विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं, आप दूसरे चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो एक मैप था। एक मैप में गुजरात से लेकर एक लाइन खींचा हुआ था, उसी को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा वो है कि कर्क रेखा के नजदीक में जो भी एरिया आता है वो सब नमी वाला एरिया होता है, लेकिन जो भी उसके पीछे आ जाएगा, मतलब दक्षिण में, वो धीरे धीरे गर्म होते जाता है। और पूरब उत्तर में चले जाओ तो उत्तर में सब धीरे धीरे ठंडा होते चला जाएगा। तो यही होता है इस कर्क रेखा का कर्क रेखा के वजह से परिवर्तन। देश के लगभग आधा भाग कर्क वृत्ति के दक्षिण में स्थित है। देश का आधा भाग जो दक्षिण वाला स्थित भाग है वे आधा है, और आधा में आपको पूरब में चला जाएगा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण मतलब गर्मी वाला कटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन अपने तरफ तो हिमालय है, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इधर तो उधर हिमाचल प्रदेश से और हिमालय से सब सटा हुआ है, इसलिए हम लोग को राहत है। लेकिन मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इधर आप चले जाओ, गोवा, उधर आपको दिखेगा क्या, दिन में बहुत गर्मी और रात में समुद्र के वजह से 15 डिग्री सेल्सियस ठंडा। लेकिन केरल में चले जाओ, वहां पर एकदम टेंशन नहीं लेने का, सब जगह मौसम बराबर रहता है। क्यों बराबर रहता है? क्योंकि जलवायु के प्रेशर के वजह, जलवायु के परिवर्तन के कारण समुद्र ठंडा हो जाता है तो हवा ठंडा आता है, गर्म रहता है तो गर्म आता है। तो कर्क वृत्ता के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। जो उत्तर में है वे उपोष्ण कटिबंधीय है, जो आपको ठंडी वाला भाग है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं हैं, जिसमें गर्मी और ठंडा दोनों आता है। उष्ण में मतलब एकदम गर्मी वाला मौसम, गर्मी वाला महीना, गर्मी वाला एरिया, और उपोष्ण मतलब शीत एरिया, जहां पर एकदम ठंडा भी होता है, नॉर्मल भी होता है। मतलब हर तरह का तो नहीं बताएंगे, लेकिन उपोष्ण में आपको मिलेगा एकदम नॉर्मल सा और पूरा ठंडा, और उष्ण में आ जाएगा गर्मी, ठंडा, बरसात, बस यही आता है। अब देखते हैं ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। उसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। कितना? 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, और जो भारत का किनारा वाला क्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है चलिए बताते हैं आपको। दक्षिण वाला भाग आपको बंगाल, पश्चिम बंगाल से ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होते हुए तमिलनाडु, फिर से कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए, और तटीय क्षेत्र में आपको देश के अंदर भी आ जाएगा बहुत सारा भाग, बहुत सारा गांव, बहुत सारा जिला। जो भी शहर है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, इधर उधर तो बसा नहीं है। तो भारत एक तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर तक है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली जो मध्य एशिया से जो हवा आता है, आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करने से रोकती है। और जो मध्य भारत से आता है किधर, हम लोगों के तरफ हवा, उसको कौन रोकता है? हिमालय रोक देता है।
इसीलिए कभी देखते हो उत्तर से हवा बहते हुए? नहीं देखे होगे। उत्तर से हवा बहता है? कभी नहीं बहता है। और दक्षिण से किस लिए नहीं बहता है? क्योंकि विषुवत रेखा के तरफ से हवा बहता ही नहीं है। हवा कितना देर मतलब कब बह सकता है? जब गोले गोले हवा चले तो। और जब चक्रवात आ जाए तो उसका बात हटा दो, वो अलग बात हो जाती है। तो ठंडी हवा को रोक देता है कौन? हिमालय अपना। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। मध्य एशिया में ठंड बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा से उधर होता है ना, विषुवत रेखा से, तो ठंडी उधर ज्यादा बढ़ जाती है। लोग घर में आग जलाते हैं, हीटर चलाते हैं, और हम लोग घर में एसी चलाते हैं। वो लोग भी पॉल्यूशन करते हैं, हम लोग भी पॉल्यूशन करते हैं। वो लोग भी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी बढ़ा रहे हैं, और खूब बढ़ा रहे हैं। कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो लोग आग जला जला के हवा निकालते हैं, धुआं निकालते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, और हम लोग बिजली बना बना कर कोयला से कर रहे हैं। हम लोग भी ठंडा में कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, कचरा जलाते हैं। इसमें हम लोग भी कम नहीं है। वायु दाब एवं पवन, वायु का प्रेशर और हवा। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी जितना भी मौसम है, मौसमी अवस्था निम्नलिखित वायुमंडल मंडलीय अवस्था से संचालित होता है। अब देखो किन किन वजह से अपना जलवायु संचालित मतलब नियंत्रित होता है। वायु दाब एवं धरातलीय पवने, हवा का बहाव और जमीन से लगा हुआ हवा, धरातल जो निचली एरिया से बहता है, ऊपरी वायु जो आसमान में बहता होगा, परिसंचारण तंत्र, और जिस ऊपरी वायु की वजह से ही तो हम लोग का तापमान में थोड़ा बादल आएगा, बारिश होगा, और फिर से गर्मी आता है, ठंडी आता है, बरसात आता है। पश्चिमी चक्रवात, हमेशा देखे होंगे चक्रवात पश्चिम से उठता है। किधर से? हिंद महासागर में से उठेगा, पश्चिम से। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और जो गर्मी का चक्रवात है, देखो हिंदुस्तान में दो तरफ से चक्रवात उठता है। बंगाल की खाड़ी से उठेगा, किधर से? बंगाल के खाड़ी से, और नहीं तो मुंबई के आगे से उठेगा। और जो पाकिस्तान का कराची वाला एरिया होता है ना, जहां पर कराची से सिंधु नदी गिरता है नीचे समुद्र में, अरब सागर में, तो उसी अरब सागर से उठता है कौन सा? चक्रवात उठता है, जो आते हुए हम लोग के खत्म सर्वनाश करते हुए निकलता है पश्चिम के तरफ। भारत उत्तर पूर्व, उत्तर से पूर्व व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होता है। और जो ये पवने हवा है, ये उत्तर में क्या है, हम लोग का पहाड़ है ना, तो उधर जितना हवा जाता है टकरा कर भेज देता है इधर ही। इसके वजह से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न हो जाता है, उधर के पहाड़ों की वजह से हो जाता है, उत्तर के पहाड़ के वजह से। ये दक्षिण की ओर बहती है, और उधर का हवा दक्षिण की ओर बहेगी। किधर? दक्षिण की ओर बहती है। कोरियालिस बल के कारण, जो फिजिक्स पढ़े हो इसमें कोरियालिस बल के बारे में बताया गया है। तो कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। और जो विषुवतीय क्षेत्र, विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र है, वो हवा उधर बहती है। ठीक है, किसके वजह से? कोरियालिस बल के वजह से वह दक्षिण के तरफ मतलब विषुवतीय रेखा के तरफ बहती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, और नमी की मात्रा बहुत कम होती है इस हवा में, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है, और वे ऐसे भागों पर उत्पन्न होती है जहां पर उनका कोई स्थान नहीं होता है, अपना नहीं होता है। इसलिए उन पवनों हवाओं के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। उसमें मतलब वो तो नमी जब रहबे नहीं करेगा तो बादल को खींच के लाएगा नहीं। जब बादल खींच के नहीं लाएगा तो वर्षा नहीं होगी,
और होगी भी तो कम होगी। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, और जिसकी की वजह से भारत को शुष्क क्षेत्र मतलब बारिश कम होने वाला क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों नहीं है। भारत को कम बारिश वाला क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बारिश तो होता है, लेकिन ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। कोरियालिस बल पृथ्वी के घर्षण के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। किसको? पृथ्वी के घर्षण के कारण, जब पृथ्वी का नीचे जो प्लेट होता है जब आपस में टकराता है तो एक उत्पन्न होता है कौन सा? कोरियालिस बल। जो अभिभाषी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवने दूसरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, मतलब परिवर्तित हो जाती है, बट जाती है। इस फेरेल का नियम भी कहा जाता है, इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। याद रहेगा किसे फेरेल का नियम बोला जाता है? तो आप कोरियालिस बल जो देखे हो उसको ही फेरेल का नियम कहा जाता है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र आदित्य। शीत ऋतु ठंडा वाला हवा और ठंडा वाला महीना है। हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। हिमालय के उत्तर में बहुत ज्यादा दाब होता है, मतलब प्रेशर होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क, उस क्षेत्र का ठंडा मौसम, ठंडा हवा, ठंडा प्रेशर हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र में ऊपरी बहती है। मतलब महासागरीय जो क्षेत्र है उसके ऊपर बहता है ये जो हवा आता है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया, ग्रीष्म रेखा में आंतरिक एशिया के भीतर एवं उत्तर पूर्व भारत के उत्तर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके वजह से उत्तर और पूरब का हवा का दाब बन सकता है। इसी के वजह से आप गर्मी में देखोगे उत्तर और पूरब से हवा बहेगा। उत्तर में से हवा आता है लेकिन वो कम आता है, लेकिन पश्चिम और पूरब से हवा ज्यादा बहता है। उत्तर और दक्षिण से कम बहता है। लेकिन जब चक्रवात आ जाएगा तो इधर दक्षिण से जाएगा पूरब के तरफ, उत्तर के तरफ, और उत्तर से आएगा किधर? दक्षिण के तरफ। तो यही नियम है। इसके कारण गर्मी के दिनों में जलवायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। इसी के कारण आंतरिक एशिया के एवं उत्तरी पूर्व भारत के ऊपर निम्न दाब वाले क्षेत्र उत्पन्न जब हो जाते हैं तो गर्मी के मौसम में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है, जिसमें वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्रों से दक्षिण पूरब दिशा में बहती है। अब देखो उसके वजह से वो वायु जो है दक्षिण में जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र, हिंद महासागर के जो सागरीय क्षेत्र हैं वहां से दक्षिण से पूरब दिशा में बहती है। तट से आएगी, दक्षिण से प्रवेश करेगी, पूरब की तरफ जाएगी। ठीक है। बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाती है और वहां से आपको दाहिनी मुड़ जाएगी। दक्षिण से पूरब जाएगी और पूरब से आपको दाहिनी मुड़ जाएगी। दाहिनी मुड़ जाएगी तो किधर जाएगी? पूरब की तरफ ही निकल जाएगी। और जो बाई मुड़ेगी अपने तरफ आ जाएगी। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश होते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए कराची में इंटर मारती है, मतलब पाकिस्तान में घुस जाती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। और जो ये दाब होता है हवा का प्रेशर, उसको दक्षिण पश्चिम मानसून वनों के पवनों के नाम से जाना जा सकता है। ये पवने जो होती है हवा, ये कोसन महासागर के ऊपर से बहती है। कोसन जगह है, कोसन महासागरों के ऊपर से वो बहती है, नमी गहन करती है, नमी लेती है तथा भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा करती है।
और वो जाती है कोसन महासागर में, जो आपको पूर्व में होता है, वहां से नमी लेगी, फिर वहां से यूटर्न मारकर भारत में फिर इंटर मारेगी, प्रवेश करेगी, और उसके बाद से जो निचला एरिया जो होता है नमी वाला, जो मुख्य भूमि वाला एरिया है, उसमें प्रवेश करके वर्षा कर देगी, जिसके वजह से नदी में पानी आएगा, फिर नदी का पानी बे ऑफ बंगाल में जाएगा, फिर वहां से बादल उठेगा, फिर बरसेगा, फिर जाएगा, फिर बरसेगा, फिर जाएगा, फिर बरसेगा। और गैलेक्सी अलग है, अपना हिमालय अलग है, ग्लेशियर अलग ही है। इस प्रकार में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। अब देखो, इस प्रदेश में उत्तरी वायु परिसंचरण, जो उत्तर से जो वायु हवा बहता है, उसमें पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में होता है, जो पश्चिम के प्रवाह के वजह से बढ़ता है। पश्चिम से हवा उत्तर जाएगा और उत्तर से हवा टकरा कर आता है। इस प्रवाह का मुख्य घटक जेट धारा, उसको जेट धारा बोलते हैं। जब हवा एक जाकर दूसरे हवा से टकराता है तो हवा तेज हो जाता है। हवा क्या होता है? तेज हो जाता है। अब जेट धारा किसे कहते हैं, आगे देखो। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। जो जेट धारा होता है वे लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहा जाता है। और उधर के हवा को उपोष्ण ठंडी हवा वाले जेट धारा के नाम से उसको जाना जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। अब ये जो जेट हवा जो है, जेट हवा केवल गर्मी का महीना छोड़कर, भारत के गर्मी का महीना छोड़कर ठंडा भर वे हिमालय के क्षेत्र में ही, हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में वे घूमते रहती है, बस इधर नहीं आती है। जेट धारा ये एक संकरी पट्टी में स्थित, संकरी पट्टी क्या, दो पहाड़ी हो गया, उसके बीच में जो पतला रास्ता होता है, जो उसमें हवा बहता है ना, उसी को जेट हवा बोलते हैं। तो पट्टी में स्थित क्षोभ मंडलियों में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 144 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं, जिसको उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं बोलते हैं। ये कुछ को पहचाना गया है, कुछ को नहीं पहचाना गया है। यही एक कारण है कि सबके बारे में डिटेल्स नहीं पता है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा, ये जो पश्चिम का प्रवाह है, उसके द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ होती है। उसी के वजह से पश्चिमी चक्रवात जो है वह शुरू हो जाता है। किसके वजह से? जेट धारा के वजह से। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही, गर्मियों में सूर्य की गति के अनुसार साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। और सूर्योदय जब होता है गर्मी के महीना में, तो जो भी जेट धारा है वो किधर चली जाती है? उत्तर की तरफ, हिमालय के उत्तर की तरफ चली जाएगी। उत्तर किधर पड़ेगा आपको? उधर चाइना की तरफ पड़ेगा, तो चाइना की तरफ चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा, पूरब से जो जेट धारा होता है, एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रद्वीपीय भारत में ऊपर लगभग 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। और ये भारत के प्रद्वीपीय पठारों की तरफ ये हवा चली जाती है। कितना? 14 डिग्री उत्तर में 14 डिग्री चली जाती है, और वहीं उसका
प्रवाहित होती है, वहीं पर वो बहती है उत्तर में। भारत में आती है लेकिन भारत में उत्तर में चली जाएगी। उत्तर में किधर? आपको हिमाचल प्रदेश में चली जाएगी, और नहीं तो आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब के तरफ ही उधर ही बहती है। इधर बीच वाले क्षेत्र में नहीं आती है, मध्य भारत में नहीं आती है। अब देखते हैं पश्चिमी चक्रवात। अब पश्चिमी चक्रवात क्या होता है? पश्चिमी चक्रवात सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ भू मध्य सागरीय क्षेत्रों से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। इसके कारण पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। यह प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग हथिया बोलते हैं। हथिया बरसी, हथिया बरसेगा, ये बोलते हैं ना, हथिया का पानी बरसेगा। अभी ये अधिकतर छठ और दशहरा में ही मतलब दशहरा के बाद बरसता है। एकदम पहले तो 15-15 दिन तक बरसता था, अभी तो नहीं बरसता है ना। तथा यह पूरब में प्रवेश एक भाग होती है एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा के तट पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। ये मैप दिख रहा है, ये है तिब्बत का पठार, ये उत्तर वाला क्षेत्र है, इधर ही हवा वो बहता है। कौन सा? ठंडी के महीना में, नहीं गर्मी के महीना में। और जो पूरब वाले हवा होते हैं वे आपको इधर चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पे होता है ऊपर। आगे है भारतीय मानसून। तो भारतीय मानसून के बारे में हम भाग 3 में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। वह भी टाइम आपको बता दिया जाता है, 9 से 4 के बीच में आपको मैसेज करना है। विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।